हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथा चैप्टर। जो लोग नहीं जानते हैं बता दें कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ऑफिसर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया जो न्यू बुक है साइंस क्लास 6 का चौथा चैप्टर। पहले 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं चैनल पे जाकर पढ़ लीजिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। अब पौधों को शाख पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। शाख पौधों की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होना चाहिए। अक्सर हमें इनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती हैं। इसके तने हरे एवं कोमल होते हैं। ये सामान्यतः विशाल होते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। देखते हैं ऑप्शन, ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जिनमें जो है 3 नंबर नहीं, ये सामान्यतः विशाल नहीं होते। पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। अधिकांश पौधे को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अधिकांश पौधे को कितने 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं जैसे शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। उसके बाद हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। देखो, हरे एवं कोमल तने वाले, कोमल तना हो, हरा हो, कोमल तना हो वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। इसमें बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं होते। इनके जो है तना जो है कोमल होते हैं। खरपतवार पौधे होते हैं। कृषक सहायक पौधा, अनचाहे उगे पौधे, औषधि देने वाले पौधे, उपयोगी पौधे। खरपतवार पौधे जो होते हैं जो किसानों के लिए जो उपयोग नहीं होता है, जो बेकार पौधा होते हैं किसानों, जैसे क्या किसी फसल बोया उसमें क्या है अनचाहे पौधे उग जाए तो उसी को खरपतवार बोला जाता है। अनचाहे उगे पौधे को खरपतवार कहते हैं। देखते हैं सुझाव, पौधे को कम से कम क्षति पहुँचे इसीलिए 4-5 विद्यार्थियों को समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या हैं? खेतों में, बगीचों एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः वो बिना बोए वो उग जाते हैं, स्वतः ही उग जाते हैं, उग आते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झाड़ी पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। झाड़ी पौधों पता करने के लिए इसका तना कठोर होता है, तना काफ़ी मोटा होता है, इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप ही निकलती हैं। याद रखना, इसका तना कठोर होता है। झाड़ी का जो तना होता है वो कठोर होता है, कोमल नहीं होता है। ये तो सही है। इनका तना काफ़ी मोटा है। झाड़ी जो होता है छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे देखना जंगल वगैरह वगैरह में जाए तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो झाड़ी कहला जाता है। उसका तना जो होता है वो मोटा क्या होता है, कठोर होता है। ये काफ़ी मोटा नहीं होता। इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती होती है, यानी नीचे से ही इसका क्या होता है तना निकला हुआ रहता है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। देखते झाड़ी किसे कहते हैं? कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं।
तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। तना जो है शाखाएं तने के आधार के समीप निकलते हैं। तना कठोर भी होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें झाड़ी कहा जाता है। विसर्पी लता के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन गलत है? विसर्पी लता, इसका तना सुदृढ़ होता है, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये भूमि पर फैले होते हैं, तना कमज़ोर होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाए। इसका तना जो है सुदृढ़ होता है, इसका तना क्या होता है? सुदूर। विसर्पी लता, विसर्पी लता की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसका तना कमजोर और लचीला होता है। क्या होता है? कमजोर और लचीला, जिससे पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और यह भूमि पर फैल जाते हैं। जैसे क्या है? ये कद्दू हो गया, कदीमा का पेड़ जो होता है, जो लत जैसा होता है, क्या इसका जो है क्या होता है? कठोर तना नहीं होता है, कोमल होता है, नीचे जमीन पर फैल जाते हैं। आरोही लता ये हो गया, विसर्पी लता ये हो गया, फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। पौधे कौन कौन से होते हैं? पौधे जो है कौन कौन से होते हैं? हाँ, पहले परिचय। पौधे अधिकांश 3 संवर्गों में बांटा गया है। 3 संवर्गों में बांटा गया, जैसे कि शाख हो गया, झाड़ी हो गया, वृक्ष, उपरोक्त सभी हो गया। शाख किसे कहते हैं? इसका कोमल तना होता है, यह बहुत ही ऊंचा नहीं होता है, इसका कोमल तना होता है, छोटे होते हैं। झाड़ी, ये कठोर इनका तना होता है और इनकी कठोर तना जो है जमीन के समीप से ही निकले होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, झाड़ी कहते हैं। वृक्ष से समझते हैं। अधिकांश पौधे को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें दर्शाया हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। हरे कोमल तना शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, इसमें बहुत कम शाखाएं, ज़्यादा शाखा नहीं होते शाख में। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पौधे जो अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं कहलाते हैं, याद रखना क्या कहलाते हैं? आरोही कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो अन्य वस्तुओं की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे क्या कोई लत हुआ, कद्दू कहलाता है, जैसे क्या तो उसको जब क्या पेड़ उसके सहायता मिल जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तो इस तरह क्या होता है? आरोही हो गया। क्या होता है? आरोही। तो ऐसे पौधे जो अन्य वस्तु की सहायता से, वो अपने मर्जी नहीं, किसी अन्य वस्तु, चाहे पेड़ हो या अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं कहलाते हैं आरोही। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं होते। जो कमजोर तना होता है, कोमल तना होता है, लुचपुच जैसा तना होता है, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन विसर्पी लता कहते हैं। जब कोमल तना वाले पेड़ जमीन पर फैल जाता है तो इसे विसर्पी लता, लता मतलब लत समझ रहे, तो नीचे फैल जाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? विसर्पी लता। यही पेड़ जो है किसी अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं तो इसे कहा जाता है आरोही लता, चढ़ जाते हैं, तो ऐसे पौधे को आरोही कहते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। पूछेगा आरोही लता शाख, झाड़ी और वृक्षों से, शाख, झाड़ी, वृक्ष मतलब पेड़े होता है, पेड़ों से क्या होता है? भिन्न होता है।
जल का संवहन। जल का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखना, जल का संवहन जो है किसके द्वारा होता है? मूल, पत्ती, तना, बी और सी। तो इसका हो जाएगा तना। जल का संवहन जो होता है ये तना के द्वारा होता है। याद रखना, पूछेगा जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जब जल का संवहन होता है ये तने के द्वारा होता है। कि हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। जल जो है तने में क्या तो ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल ईसाई की भांति जल में विलीन खनिज जल तथा साथ ही तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। जल में विलीन खनिज जल साथ तने में ऊपर चढ़ जाते हैं। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते। तना जो है तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तना जल एवं खनिजों को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंच आता है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों के संग्रहित होता है। तो कौन सा कथन सही बताना है? दोनों जो है कथन सही है। दोनों क्या है? कथन सही है। हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल ईसाई की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुंचता है। साथ तने में ऊपर पहुंच जाता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। या एक पदार्थ में 1% की उपस्थिति में जो है पौधे जो है सूर्य का 1% भाग लेता है, अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ जो है एक पदार्थ नहीं है, 1% जो है सूर्य का 1% जो है उसमें जो है क्या करते हैं, लेते हैं पौधे अपना भोजन बनाने में। प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का निष्कासित होता है। निष्कासित का मतलब ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते, बाहर निकालते, ऑक्सीजन बनाते हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। यहाँ लगता है मंड होना चाहिए, मंडल लिख दिया। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तना जो है पत्ती को जल पहुंचाता है। अब पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है यह कार्य जड़ें करती हैं। पूछेगा तना और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है? याद रख, तना और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है? जड़ के द्वारा। पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है? कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है? तना जो है पौधे के पूरे भाग को पानी का संचालन करता है।
हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन करता है, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। जैसे ये हुआ, इसके साथ ये पत्ती जुड़ा मान लेते, इस जहाँ जुड़ा है जो पत्ती और तना से जुड़े हुए भाग को क्या कहलाता है? याद रखना, पर्णवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णवृंत। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होते हैं पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। याद रखना क्या आता है? पत्ती का चपटे हरे भाग को क्या बोलते हैं? फलक कहते हैं। पत्ती का चपटा हरा भाग क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पत्ती में सिराओं की प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूप अथवा समांतर हो सकते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूप अथवा समांतर हो सकता है। पत्ती में पर्णपीत और फलक होते हैं। ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। याद रखना, इनमें से क्या पूछा है? कथन सही है ये बताना है। बी, पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते, ये सही होगा। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करते हैं, तो गलत। पत्ती में सिरा का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, ये तो गलत। पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते। इस तरह संरचना होता है, इसे रेखित संरचना को। सीधा संरचना मान लेते, इस तरह रचना क्या कहते हैं? पत्ती की रेखित संरचना, इस तरह संरचना, इसे क्या बोला था? सिरा बोलते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? ये पत्ती ये बन गया, मान लेते इस तरह का कोई किस चीज़ का पत्ती बन गया, तो इस बीच में मोटा भाग दिखाई देता होगा, इसे मध्य सिरा कहते हैं। इसे क्या कहलाते हैं? मध्य सिरा। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। इन्हें क्या बोला? पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। अर्थात ये कह रहा है कि ये मान लीजिए पत्ती है, ये पत्ती है, इस तरह बना रहता है, इस तरह, तो इसको याद रखना, बनाए गए, याद रखना, सिरा पहले पता है, सीधा इस तरह लाइन को क्या बोला था? सिरा बोला है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है? सिरा विन्यास। ये पूरे तरह डिजाइन जो बना उसको कहा जाता है सिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। अर्थात ये कह रहे हैं कि इस तरह बना और इस तरह बना, ये तो सिरा विन्यास कहलाया, और दोनों तरफ से इस तरह मिलाकर एक जाली जैसी संरचना बना, इसी को कहा जाता है। दोनों ओर से सिराओं से एक मध्य सिरा से मिला के
एक मध्य सिरा से बनाते हैं, तो इस तरह को सिरा विन्यास को जालिका रूपी सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। जाली जैसा होता है जालिका रूपी। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यानी क्या घास के पत्तियों में देखना क्या है, सिरा जो है समांतर दिखाई देगा, ऐसे को क्या कहता है, ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। अगर सिरा समांतर है, समांतर सिरा विन्यास कि ऐसे या किसमें देखने को ज़्यादातर घासों में देखने को मिलता है यह चीज़। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़े होते हैं पर्णवृत्त कहलाते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। चपटे इस तरफ चौड़ा हुआ भाग है, ये सब के भाग के हरे हुए भाग को फलक कहते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा मंड स्टार्च का संश्लेषण करती है। यानी बोला पत्तियां जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा मंड का संश्लेषण करती है। कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मंड का संश्लेषण करता है। 13 नंबर, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य की पहचान करना। जड़ों के संबंध में बताना कौन सा गलत है, कौन सा सही, कौन असत्य है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, ये तो सही लगा। जड़ें पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं, ये तो सही है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार होती हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार होती हैं। तो याद रखना क्या बोला है, असत्य कथन है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, यही गलत होगा। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे, जैसे क्या होता है आम का पेड़ ले जाओ, उसमें जो पत्तियां देखना जालिका सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास, उसमें पत्ती होगा। जाली इस माने इस तरह बढ़िया से ये हो गया, इस तरह पत्ती है, उसमें देखना इस तरह आम के पेड़ में रहेगा। तो क्या इस तरह के पौधे में जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले पौधे वाले पत्तियों में इसका जड़ रेशेदार होगा, रेशा जैसे क्या रेशा समझते हैं, रेशे तरह थोड़े होगा, उसका जड़ जो है मोटा मोटा होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुँचा। जड़ें जो है मिट्टी से जल का अवशोषण करता है, यानी जल को अवशोषित करता है। जड़ जो है मिट्टी से अवशोषित करते हैं और तना जो है जल एवं खनिज को पत्तियों एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। तना जो है जल एवं खनिज को पौधे के पत्तियों एवं तनों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। पत्तियां भोजन संश्लेषित करते हैं, भोजन बनाता है, पत्ती क्या करता है, भोजन बनाता है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों से संग्रहित हो जाते हैं। याद रखना, पत्तियों में भोजन बनता है और तने के द्वारा जो है यह भोजन अलग अलग जगह में यह संग्रहित होते हैं। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टोपिका आदि को हम खाते हैं। ऐसे कुछ जड़ें हैं जिनका हम जड़ खाते हैं, जैसे क्या
गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं। क्या कहते हैं? हम पौधे के अन्य अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित हो रहता है। हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। रेशेदार जड़ प्रणाली आमतौर पर एक बीजपत्री रेशेदार जड़ प्रणाली आमतौर पर एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है, जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है, ना कि जालिका रूपी शिराविन्यास। जिनमें ज़्यादा रेशेदार जड़ प्रणाली में उनकी जो पत्तियां होते हैं समांतर शिराविन्यास वाले होते हैं, ना कि जालिका शिराविन्यास वाले। जालिका रूपी शिराविन्यास पत्ती वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार होती हैं। रेशेदार कैसे पौधे की जड़ें होती हैं? जिसकी पत्तियां जो हैं समांतर शिराविन्यास हो, जैसे घास। और जालिका शिराविन्यास वाले पौधे की जड़ें जो है मूसलाधार होगा, जैसे नीचे दिया गया। जैसे ये जालिकादार पत्तियों वाले पौधे की जड़ें देखिए, इसी को मूसलाधार। और रेशेदार इस तरह, रेशा जैसा इस तरह है। निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? कौन एक जड़ नहीं है, ये बताना। गाजर, टेपियोका, चुकंदर, आलू। याद रखना क्या था, आलू जो है एक तना है। ये गलत, ये हो जाएगा आंसर। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषित करते हैं तथा तना जल एवं खनिज को अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। आलू एक जड़ नहीं है, बल्कि यह एक संशोधित तना है जिसे कंद कहते हैं। आलू यह एक संशोधित तना है जिसे कंद कहते हैं। आलू को एक संशोधित तना है, इसे क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश। याद रखना क्या चीज़ जरूरी नहीं है प्रकाश संश्लेषण में? ऑक्सीजन जरूरी नहीं, क्लोरोफिल है, जल भी जरूर है, सूर्य का प्रकाश भी है। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? निष्कासित करता है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का निष्कासित करता है, ऑक्सीजन बनाता है। एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। पत्तियां प्रकाश के हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में क्या क्या चीज़? प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। जड़ें
मिट्टी से अवशोषित करती है गैस, पानी, खनिज, भोजन। पानी तो करता है, खनिज भी करता है। तो याद रखना 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करते तथा तना जल एवं खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करते हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाते हैं। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टोपियो आदि खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते जहाँ भोजन भंडारित रहता। स्त्री केसर का भाग नहीं है। इसमें बताना कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है। परागकोश, वर्तिका, अंडाशय स्त्री केसर का काम। इसका जो आंसर होगा परागकोश नहीं होगा। चलिए देखते हैं ये क्या है। स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय ये स्त्री केसर का भाग है। पूछेगा स्त्री के वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय यह जो भाग है स्त्री केसर। पुंकेसर भाग नहीं है। पुंकेसर का भाग नहीं। परागकोश, परागकण, वर्तिका, तंतु याद रखना। वर्तिका स्त्री केसर का भाग है तो याद रखना यही हो जाएगा। जानते हैं स्त्री केसर का कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अब देखते हैं पुंकेसर। पुंकेसर जिसमें क्या है तंतु। इसे क्या बोला जाता है? तंतु। इसे परागकोश बोला जाता है। इसके अंदर होता है परागकण। परागकोश के अंदर होता है परागकण। बीजांड पाया जाता है किसमें? बीजांड अंडाशय में, वर्तिका में, वर्तिकाग्र में, परागकोश में। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई जैसे अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हें बीजांड कहते हैं तथा अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है ये बताना। असत्य कथन कौन है ये बताना है। पुष्पों की संरचना सदैव समान नहीं होती है। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय, जबकि स्त्री केसर इस तरह मान ले होते हैं। तो यहाँ क्या है? वर्तिकाग्र हो गया, ये हो गया वर्तिकाग्र, और उसके बाद नीचे अंडाशय। नीचे अंडाशय होता है जबकि ऊपर वाला सबसे ऊपरी हो, यही गलत है। पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या समान नहीं होती। सही है। पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या समान नहीं थी। कुछ पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर में अन्य संरचना की अनुपस्थिति हो सकते हैं। पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। अंडाशय जो है स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। फूलों की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों में अलग अलग होती है। कुछ फूलों में पुंकेसर नर जननांग और स्त्री केसर मादा जननांग। स्त्री को मादा जननांग कहता है। पूछेगा कौन सा मादा का भाग नहीं है? मादा जननांग का भाग बताइए। तो उसमें पूछेगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिक और क्या कहते हैं अंडाशय। ये जो है मादा प्रजनन अंग हैं। स्त्री केसर की संख्या बराबर हो सकती है लेकिन कई फूलों में
नहीं होते, कई फूलों में बराबर होते, कई में नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता है, कुछ फूलों में पुंकेसर स्त्रीकेसर या दोनों अनुपस्थित होते हैं। कुछ फूलों में क्या होता है, या तो पुंकेसर नहीं होता है या पुंकेसर या स्त्रीकेसर, कुछ में दोनों नहीं होता है, दोनों अनुपस्थित होता है। कुछ में पुंकेसर होता है, कुछ में स्त्रीकेसर होता है, या कुछ में दोनों नहीं होता। अगला चैप्टर है शरीर में गति। इसका जो है क्लास हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसका जो है क्या नेक्स्ट डे अर्थात दूसरे दिन पढ़ने जाएंगे। यहाँ पर जो है अध्याय 5 चैप्टर है।